बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ादी सहाफत पर। कल एक और हमला हुआ जब फैसलाबाद में ज़री यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने समा की टीम पर हमला किया, हमारी डीएसएनजी वैन को तोड़ा और सिर्फ डीएसएनजी वैन को नहीं तोड़ा, जो हमारा स्टाफ था वहां पे, जिनमें हमारे रिपोर्टर, हमारे कैमरामैन, केबल बॉय, हमारे ड्राइवर, उन सबको तशद्दुद का निशाना बनाया और जिसमें शदीद जख्मी हुए हमारे ड्राइवर, हमारे रिपोर्टर। और वजह यह थी कि पिछले चंद दिनों से ज़री यूनिवर्सिटी के हवाले से जो खबर थी उस पर समा काम कर रहा था। ज़री यूनिवर्सिटी ने चंद लड़कों को स्कूल से एक्सपेल किया था इस वजह से कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए थे, उस वजह से उनको सस्पेंड किया गया। ये वो स्टोरी थी जिसको समा पिछले चंद दिनों से कवर कर रहा था और इसी स्टोरी को कवर करने के लिए कल जब ज़री यूनिवर्सिटी के बाहर हम पहुंचे थे तो वहां पर समा की टीम पर हमला किया ज़री यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने। और इसके बाद कहने को तो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस भी लिया और फौरी हुक्म दिया कि 24 घंटे में रिपोर्ट दी जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी पढ़ दिया और कहा कि इसकी हम तहकीकात करेंगे, आप एफआईआर कटवाएं। बार बार कहते रहे पहले आप एफआईआर कटवाएं फिर हम इस पर एक्शन लेंगे। अब मसला यह है कि इस बात को 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन एफआईआर इस मुकदमे की दर्ज नहीं हुई है। और उसका मामला यह है कि पुलिस कहती है कि जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर इकरार अहमद साहब, उनका नाम अगर आप हटा दें अपनी दरख्वास्त में से तो हम एफआईआर आज दर्ज कर देंगे। अब मामला यह है कि कैसे यह मुमकिन हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के गार्ड्स अपने आप पर हमला कर दें, वाइस चांसलर की परमिशन के बगैर ही हमला हो जाए, यह मुमकिन नहीं है बात। इसीलिए समा ने जो एफआईआर की दरख्वास्त की थी उसमें यह कहा गया था, हमारे जो रिपोर्टर ने एफआईआर की दरख्वास्त की उसमें यह कहा गया था कि वाइस चांसलर का नाम उसमें होना चाहिए, लेकिन पुलिस इस बात पर इसरार कर रही है इनका नाम आप हटा दें तो हम मामला देख लेंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और नाम उनका इसलिए नहीं जा सकता इस एफआईआर में क्योंकि जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर इकरार अहमद साहब, वो फर्स्ट कजन है राना सनाउल्लाह साहब के, जो कि बड़े रहनुमा है पीएमएलएन के और लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे से भी जिनको कल जख्मी किया गया इस हमले में, और इसके अलावा उन स्टूडेंट्स के साथ भी जिनको यूनिवर्सिटी ने एक्सपेल किया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा मौजूद हैं। यूसुफ चीमा कल वहां पर मौजूद थे ज़री यूनिवर्सिटी के बाहर जब उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो फुटेजेस भी हमने देखी और इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। यूसुफ, सबसे पहले तो बताइए कि अब आपकी तबीयत ठीक है? आप पे भी कल हमला किया है गार्ड्स ने? जी शहजाद, अब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कुछ मेरे सर के अंदर जो है डंडे वगैरह मारे गए थे, उनके जो कुछ निशान जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, कुछ जिस्म के ऊपर जो निशान मौजूद है, मगर अलबत्ता इस वक्त जो है काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। और क्योंकि अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है तो आज फिर हम लोग इसी अपनी जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए आज फिर दोबारा आए हुए हैं और उसके ऊपर वर्क आज सारा दिन भी करते हैं। और जो हमारे ड्राइवर हैं समा के अरशद, उनको बहुत शदीद चोटें आई हैं, उनको स्टिचेस भी हुए हैं सर पे, उनकी तबीयत कैसी है इस वक्त? जी अरशाद जो है उसके सर के अंदर अभी भी स्टिचेस लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो जो है कल रात तक जो है वहाँ पे रहा, उसके बाद जो है वो वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद आज जो है वो एहतजाज के अंदर भी शरीक रहा, उसकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा कदीर रहमान था हमारा कैमरामैन, उसको बड़ी बुरी तरह से सड़क पर लिटार के उसके जो है उसके ऊपर टांगे मारी गई, उसको मुक्कों की बारिश की गई उसके ऊपर। अलबत्ता वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रहा है और अब वो जो है आज भी वो ड्यूटी के ऊपर आया हुआ था और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। ये बताइए यूसुफ के वजह क्या है? एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हो सकी है। कल तो हमने देखा था राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे और बड़े अफसोस की बात है जो उनका मौकिफ था उस इशू पे, वो कह रहे थे अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप पहले एफआईआर दर्ज करवाएं, पहले आप जो है दरख्वास्त दें, इसके बाद हम एक्शन लेंगे। लेकिन अब एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रही है पुलिस। जी शहजाद, ये चीज़ हमारे लिए भी यहाँ पे बहुत जो है एक शॉकिंग यहाँ पे बनी हुई है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानब से भी नोटिस लिया गया और नोटिस लेने के बावजूद फैसलाबाद के अंदर जो है एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हर तरह से आवाम की ताकत जो है यहाँ पर जुड़ी हुई थी, हर तरह के समाजी कारकुनान, सियासी कारकुनान यहाँ पर आज एहतजाज के अंदर भी मौजूद थे और एक मोटिव लेकर सिर्फ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था कि एफआईआर जो है उसका अंदराज किया जाए कि कम से कम पहली जो हमारा हक है उसको जो है अदा किया जाए। और वो एक जो पहली बुनियादी हमारी जो
मांग थी वो भी अभी तक पूरी नहीं की गई। और पता नहीं कौन से वो रिसोर्सेज हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो वज़ीर आला की जो है ये पहुंच से भी ज़्यादा आगे निकली हुई हैं, जो कि वज़ीर आला के नोटिस लेने के बावजूद अभी तक जो है FIR का इंदराज नहीं किया जा रहा था। हम पुलिस के साथ जब जब मामला पेश आया है, पुलिस जो है इसके ऊपर बिल्कुल भी आरी दिखाई दे रही है, उसका किसी भी तरह का जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही। जब जब इसके ऊपर बात की जाती है कि इसके ऊपर FIR के अंदर डॉक्टर अकरार जो कि वाइस चांसलर हैं, जो कि अपने आप को वजीर कानून का जो है फर्स्ट कजन बताते हैं, जब जब उनका नाम लेने की बात की जाती है कि जो कि मेन कल्प्रेट है इस सारे मामले के अंदर, के इस सारे मामले के अंदर उनका नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि उन्हीं की शे के ऊपर तमाम गार्ड्स ने मीडिया टीम्स के ऊपर, हम सब के ऊपर जो है हमला किया था। जब जब उनका नाम लेने की कोशिश की जाती है तब तब हमें वहीं पर रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि इस FIR के अंदर से आप डॉक्टर अकरार अहमद का जो नाम है उसको स्किप कर दिया जाए, तो उसके बाद FIR के अंदर जितने मर्जी आप लोग ऐड कर लें, जौन सी मर्जी दफात को शामिल कर लें, हम हर तरह से आपकी FIR को लॉन्च करने को तैयार हो जाएंगे। मगर सिर्फ एक डॉक्टर अकरार का इस कदर प्रेशर है कि फैसलाबाद पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है। जब जब एहतजाज किया जाता है वो मीडिया के तमाम दोस्तों को अपने पास ले जाते हैं। आज भी टाउन SP जो अली वसीम यहाँ के, जब यहाँ के RP ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी था तो वो वहाँ पे पहुंचे हैं। जैसी कवरेज शुरू हुई उनको प्रेशर दिया गया, वो यहाँ पे पहुंचे, हमें जो है वो लॉलीपॉप लेके हमें साथ अपने अपने ऑफिस में ले गए। ऑफिस में जाके जब फिर वही बातें करना शुरू कर दी। आप मेरे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ पंजाब हुकूमत के तर्जमान मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा, वजीर आला पंजाब ने कहा कि 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है मैंने इस इंसिडेंट की, लेकिन यहाँ पे ना पुलिस ताउन कर रही है ना हुकूमत ताउन कर रही है। 30 घंटे से जायद हो चुके हैं, FIR तक दर्ज नहीं हो रही है और सिर्फ मुतालबा ये है कि जो VC हैं उनका नाम निकाल दें तो आपके सारे मुतालबात मान लेंगे, FIR दर्ज कर देंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, मैं इसमें अभी फिलवक्त तो आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी कल्प्रेट्स होंगे, जो भी जिम्मेदारान होंगे, उनके खिलाफ बिल्कुल पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो करार वाक़ई सज़ा होगी वो भी मिलेगी। क्योंकि कल जो विजुअल्स TV पर चले हैं उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें उनका डिनाइल तो नहीं हो सकता कि जिस तरीके से मीडिया के पर्सनल को मारा जा रहा था, उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए जा रहे थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, तो ये मैन हैंडलिंग और ये प्रॉपर्टी को डैमेज तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस काबिल बर्दाश्त नहीं है और इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती। सर, काबिल बर्दाश्त है, मैं माजरत चाहता हूं मलिक साहब, आपके साथ बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन काबिल बर्दाश्त है। इसीलिए 30 घंटे से जायद हो चुके हैं, ना पुलिस ने ताउन किया ना पंजाब हुकूमत ने ताउन किया। बता दीजिए किसने कहा है पुलिस को कि FIR काटें, चाहे उस पर VC का नाम मुद्दई लिखवाना चाहता है या नहीं चाहता, किसी ने नहीं किया। तो काबिल बर्दाश्त तो है, इस बात को आप मान लें। कल शहबाज शरीफ साहब ने भी TV की हद तक बयान दे दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने बीपर दे दिया TV की हद तक। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। जब मीडिया ये कर रहा है, आज समाजी कारकुन हो, मीडिया हो, मीडिया की तंजीमें हो, तमाम ने एहतजाज किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मुझे समझ नहीं आती, जब एक आम आदमी के लिए शहबाज शरीफ साहब नोटिस लेते होंगे तो उस बेचारे के लिए क्या होता होगा। नहीं, अब इसको आप थोड़ा सा जरा तहम्मुल से सुने कि ये दुरुस्त है कि कल तशद्दुद हुआ है और ये तो मैंने कहा कि जो चीज़ एक कैमरे की आंख में आ गई तो उससे डिनाइल तो हो नहीं सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी ये बात है कि CM ने इस पे रिपोर्ट मांगी और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी, तो उसके अंदर तयन होगा उन चीज़ों का कि कौन कौन लोग इसके जिम्मेदारान हैं। ऑब्वियसली ये जो लोग हैं, जो गार्ड्स हैं, इन्होंने कोई सेल्फ प्रोवोकेशन पर तो इनके साथ कोई झगड़ा नहीं किया होगा। अब ये आखिर किसी कायदे ज़ाब्ते के अंदर काम करते हैं तो इनको किसी ने तो किसी हायर अप ने ऑर्डर किया ही होगा जी कि मीडिया पर्सनल को अंदर नहीं आने देना। नहीं, अच्छा, अंदर आने की तो बात ही नहीं है। मलिक साहब, थोड़ा सा फैक्ट्स को करेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटी से दूर थे, ये यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर नहीं था, ना कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, ये फैक्ट्स हैं। वो वहां पे PTC दे रहा था, अपनी रिपोर्ट कर रहा था वहां पर, और उस वक्त हमला किया गया है। और ये अंदाजा आपका बिल्कुल ठीक है कि किसी के कहने पे ही हुआ होगा, वरना गार्ड्स की मजाल नहीं है कि वो मीडिया पर आके हमला कर दे। मेरी बात सुने ना, देखिए इसमें क्योंकि कल जब ये वाकया पेश आ रहा था तो उस वक्त इस पर क्योंकि सारे TV स्क्रीन्स पे ये था, फिर आपके समा के कुछ कारकुनान के अलावा कुछ दुनिया TV के लोगों के साथ भी कुछ मैन हैंडलिंग हुई, जिसकी वजह से ये नजर आ रहा था। और 2-3 जगहों पर ये बड़ा लाउड शाउट था कि ये बड़ी ज्यादती होगी और इसका हमें इदराक भी है। यू रेस्ट अश्योर कि आपको जो जितने आपकी ये खदशात हैं कि अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और पूरा इंसाफ मिलेगा। जो वक्त क्यों लग रहा है, FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही है पुलिस? क्यों ये कह रही है कि आप इसमें से वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर का नाम हटा दें? क्यों डॉक्टर इकरार अहमद का नाम निकालने का वो कह रहे हैं हमें?
क्या क्योंकि वो राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार हैं और वो लॉ मिनिस्टर हैं, पंजाब में बड़े रहनुमा है, तो इसीलिए उनके कजन के खिलाफ FIR नहीं दर्ज हो सकती, ये मामला है? नहीं, मैं आपकी इस बात को इसलिए मैं मुस्तरद करूंगा कि यहाँ पर जो भी जिम्मेदारान जिनका तयन होगा और वो अगर उस रिपोर्ट में जो पेरूजल फॉर CM के लिए आएगी उसके अंदर उनका जिक्र होगा, तो फिर किसी सूरत भी कोई इसमें जो है वो पार्टीजन नहीं होगी, किसी की कोई फेवर नहीं होगी। अगर किसी शख्स का इसमें ताल्लुक होगा और वो कोई भी होगा तो फिर उसमें कोई नोबडी इज अबव द लॉ, किसी सूरत भी ऐसा नहीं हो सकेगा कि कोई हो। और अगर किसी को सिर्फ इस बात पे इम्प्लीकेट किया जा रहा हो कि वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है और उसका नाम सिर्फ इसलिए रख दिया जाए कि यूनिवर्सिटी के तमाम इंतजाम वो देखते हैं, तो वो फिर उसके ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं रोका, तो ये कि उसको देखने का अलग पहलू होगा। बहरहाल इसमें जो भी कोई जिम्मेदारान होंगे वो बाय टुमारो, मेरे नुमाइंदे जिन पर कल तशद्दुद किया गया, मलिक साहब वो हमारे साथ है, जरा बताइएगा यूसुफ के कौन पुलिस एहलकार हैं जो कि इस वक्त FIR दर्ज नहीं कर रहे? मलिक साहब हमारे साथ ही हैं, गालिबन कह रहे हैं कि हम नोटिस लेंगे और जो है ये इंसाफ मिलेगा, तो बताइए कौन लोग हैं जो FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं इस वक्त? देखिए शहजाद, FIR का मामला तो जब से मामला शुरू हुआ है, कल जो है तकरीबन 1-1:30 बजे ये मामला शुरू हुआ, उसके थ्रू आउट जो है पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन जारी है। मेडिकल जो है तमाम लोगों के हमारे जो है वो भी करवा लिए गए। मेडिकल करवाने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, थाना सिविल लाइन है जहाँ पर हमारा जो उस एरिया जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये सारा मामला हुआ है, सिविल लाइन के एरिया के अंदर ये सारा मामला हुआ। उसके SHO है राना मगफूर, उसके पास हम लोग बारहा जा चुके हैं, उसके पास कल सारा दिन वहाँ पे बैठे रहे, रोजे की हालत में वहाँ पर वो हमें जलील करते रहे, इस बात को लेकर लटकाते रहे। इससे पहले भी FIR दर्ज होती हैं, एक दिन के अंदर हर मामला FIR के अंदर जो है चंद घंटों के अंदर तमाम FIR तमाम जो है पुलिस कार्रवाई कर जाती है। ये कोई इतना बड़ा इशू बना दिया गया है इस चीज को लेकर, क्योंकि हर चीज विजुअल्स है, हर चीज जो है कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड की हुई है, उसके बावजूद जो है उसको जो है बिल्कुल गेड़े में लाया जा रहा है, उसको बिल्कुल घुमाया जा रहा है, किसी भी तरह से जो है FIR को घुमाया जा रहा है कि FIR ना की जाए। इसके अलावा जो अगर बात की जाए जो बड़े ऑफिशियल्स हैं फैसलाबाद के अंदर, CPO हैं, उसके बाद जो है SP है, SP लैलपुर टाउन जो है अली वसीम है, वो भी आज हमारे पास आए, उन्होंने भी आकर मीडिया को जो है वो लॉलीपॉप थमा दिया। वहां से तमाम एहतजाज और तमाम एक्टिविटीज को रोकने के लिए सिर्फ हमें ये कार्रवाई करवा दी कि आप हमारे पास आए, आके बैठ के बात करते हैं। जब वहां से हमें अपने रूम में ले गए हैं, रूम में जाके जो बातचीत हुई है वो सिंपल एक ही मुद्दे के ऊपर अड़े रहे हैं। अली वसीम, इनको बता दें कि अली वसीम इसका नाम है और SP लैलपुर टाउन है। उनकी भी यही मंतक थी कि आपकी मेहरबानी होगी अगर आप डॉक्टर अकरार का नाम इसके अंदर से हज़फ करवा दें तो आपकी FIR अभी के अभी लॉन्च कर देते हैं, अभी के अभी हम इसकी FIR को लॉन्च कर देंगे। सिर्फ एक बात के ऊपर वो लोग अड़े हुए हैं। मैं शहजाद मैं क्योंकि आपके रिपोर्टर के जो कल वहाँ पर इंजर भी हुए हैं, मुझे इनसे पूरी हमदर्दी भी है और इनका गुस्सा भी जायज़ है, और जो ये शिकायत कर रहे हैं ये भी दुरुस्त लग रही है कि अगर इनको ये जिम्मेदार आदमी है रिपोर्टिंग करते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी SP ने या SHO ने इनसे ये कहा है कि आप अपनी कंप्लेंट में से किसी एक मखसूस फर्द का नाम निकाल दें, VC का नाम निकाल दें, तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 कि आपकी जो विजुअल्स की बुनियाद पे जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो तो एक सेपरेट सिचुएशन है, वो तो डिनाई नहीं किया जा सकता। और जो VC का नाम इन्होंने FIR में लिखा है तो ऑब्वियसली किसी रीज़न पे लिखा होगा, उस रीज़न को प्रोब इन करके देख लेते हैं। ये यकीन रखें कि जो भी लोग जिम्मेदारान हैं इंसाफ मिलेगा। जब उनका नाम होगा FIR में तो उनसे तफ्तीश तो उसके बाद ही की जाएगी ना कि उनका इसमें क्या रोल था, लेकिन पहले FIR तो दर्ज करें ना। आपने जिस कमेटी का भी जिक्र किया है जिसने 24 घंटे में रिपोर्ट देनी थी, उस कमेटी ने अब तक समा की टीम से जो है कांटेक्ट ही नहीं किया है। कौन सी कमेटी है, कब कांटेक्ट करेगी? 24 घंटे गुजरे तो बड़ा टाइम हो गया मलिक साहब। मैं आपको यहाँ इंटरप्ट इसलिए करूंगा कि मुनासिब ये होगा कि यू पुट इट ऑन होल्ड फॉर अ व्हाइल। आप इसको कल तक के लिए होल्ड कर लें बात को। कल तक सारी चीजें जो हैं वो जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होगी, तयन हो चुका होगा कौन क्या कर रहा है। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होगी, FIR दर्ज हो चुकी होगी, जो मुद्दा ही चाहता है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इसमें देखते हैं कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। वो कह रहे हैं कि कल को हल कर दिया जाएगा और FIR भी दर्ज हो जाएगी और कार्रवाई भी होगी। जो स्टोरी यूसुफ चीमा साहब आप करने गए थे वो उन स्टूडेंट्स के हवाले से जिनको एक्सपेल किया गया था ज़रई यूनिवर्सिटी से, वो स्टूडेंट्स भी आपके साथ मौजूद हैं। जरा मैं उनसे बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि बुनियादी वजह क्या थी जिसकी वजह से आपको एक्सपेल किया गया और समाज स्टोरी को कर की वजह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया हमारी टीम को। जी एहसन,
आपसे क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी स्टोरी थी, क्या मामला पेश आया था जिस वजह से आपको एक्सपेल किया गया था? सर स्टोरी ये थी, आज से तकरीबन 2 मंथ पहले ना मैं यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था और रास्ते में काफ़ी जो गोश्त फ़रोख्त नहीं करते सदक़े का, वहाँ पे काफ़ी रश बना हुआ था, पड़ा हुआ था। मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। ठीक है सर, मैंने अपने सेल में उसकी वीडियो बना ली। ठीक है, तकरीबन 15 दिन के बाद मैं जब यूनिवर्सिटी क्लास लेके बाहर आ रहा था तो गार्ड्स ने मुझे पहचाना, मुझे रोका, कहता तुम यहाँ के स्टूडेंट हो? मैंने कहा जी सर मैं स्टूडेंट हूँ। कहता अपना कार्ड डिस्प्ले करो। मैंने कार्ड डिस्प्ले किया, मुझे कहता DSA ऑफिस आ जाओ। ऑफिस गया, वहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो गई तो वो मुझे कहते आपने वीडियो बनाई? मैंने कहा जी मैंने बनाई, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी से बाहर बनाई है। ठीक है सर, मामला उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, बाकायदा हम अपनी क्लासेस लेते थे। अभी क्या इशू आया जिस बिना सर पे आके आपको रेस्ट्रिक्टेड किया गया? सर अब इन लोगों ने इशू बनाया, वो सोशल मीडिया का जो पेज है उस पेज का मुझे नाम का भी नहीं पता और ना मैंने कभी लाइक किया, ना मैंने कभी कमेंट्स किया। अगर किया है तो इनके पास कोई सबूत, अगर कोई इनके पास है तो वो मुझे दिखाएं। मुझे तो उस पेज के नाम का भी नहीं पता। इन लोगों ने हमें एक्सपेल कर दिया और कल हम आए थे यहाँ पे अपील दायर करने के लिए। आगे भी हमारी समा ने आवाज़ उठाई, इस मरतबा भी समा हमारी आवाज़ उठा रहा था। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आए हैं, उसी वक्त उन लोगों ने आके आपके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ पे आपके साथ इन लोगों ने काफ़ी झगड़ा किया। अगर आपने नहीं हमारी आवाज़ उठानी तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? ये वही गार्ड्स थे जिन्होंने कल समा की टीम पे तशद्दुद किया है। क्या उन्हीं की वीडियो इन्होंने बनाई थी कि वो किसी शख्स को मार रहे थे? शहजाद, ये गार्ड्स क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में हैं, उनमें से भी कुछ गार्ड मौजूद थे मतलब जो कल यूनिवर्सिटी के ही गार्ड्स थे ना। मैं एग्जैक्टली जी मतलब यूनिवर्सिटी के ही गार्ड थे एग्जैक्टली। ये न्यूज भी हम लोग ब्रेक कर चुके थे। जी बिल्कुल, ये न्यूज़ हम लोग ब्रेक कर चुके हुए थे और वो विजुअल्स के साथ हमने ब्रेक की थी कि इन स्टूडेंट्स को सिर्फ सोशल मीडिया का बहाना लगा के क्योंकि एक इन्होंने रीत बनाई हुई है, एक के बाद एक स्टूडेंट को सोशल मीडिया का बहाना लगा के ये लोग निकाले जा रहे थे। तो इस वजह से इनको भी उसी पुराने मामले में अंदर रख के इन्होंने इसको भी, इन लोगों को भी, ये 2 लोग हैं और दूसरे का तो सिर्फ कसूर इतना है कि वो सिर्फ इसके साथ था, इस सारे मामले के अंदर इसका साथ था, इसका क्लास फेलो था और इसका जो है एरिया फेलो भी था, जिस बना पे उसको भी साथ में रेस्ट्रिकेट कर दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना सा था। और आज जो कल जो हुआ मामला उसके अंदर भी वही बहाना सिर्फ ये बनाया जा रहा है कि इन्होंने एक पेज को लाइक किया है जिसकी वजह से इनको रेस्ट्रिकेट किया गया, लेकिन असल वजह ये थी कि इन लड़कों ने वो वीडियोस बनाई थी उन गार्ड्स की जिन्होंने पहले भी एक शख्स पे तशद्दुद किया था और वही गार्ड्स की टीम ने कल जो है हमला किया है समा की टीम पर। तो मतलब ये पहले भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। जो कल समा के साथ किया वो माजी में दूसरे लोगों के साथ भी वो कर चुके हैं। शहजाद, ये एक केस नहीं है, ये तो एक केस वो है जो रिपोर्ट हो गया लकीली, क्योंकि इसके दौरान जब ये मारपीट हो रही थी इस दौरान इन्होंने सबसे पहले हमारे कैमरा छीन लिए थे, क्योंकि ये इस बात को जानते थे कि कैमरा के अंदर कोई अगर रिकॉर्डिंग हो गई तो इस बात की बाद में एक हवा बन जाएगा। लिहाजा इसकी तो खुशकिस्मती है हमारी कि मैंने मोबाइल के अंदर ये कुछ क्लिप्स ले लिए अपने मार खाते हुए सारे मामले के, जो के रिकॉर्ड के ऊपर आ गए। रिकॉर्ड के आने के बाद जो है इनको आज जो है इस बात का जवाब देना। यूसुफ, जरा मैं मजीद तारुफ करवाऊं, जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर इकरार अहमद साहब, वो कजन है राना सनाउल्लाह साहब की, ये बात हमने आपको बताई है। लेकिन 10 मई 2017 की एक प्रेस रिलीज है नैब की। नैब की प्रेस रिलीज ये कहती है कि 3 मुकदमात हैं इनके ऊपर, डॉक्टर इसरार के ऊपर 3 मुकदमात हैं। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का, यानी कि अपनी पोजीशन का उन्होंने मिस यूज किया, गलत इस्तेमाल किया है। मालियाती गबन का इल्जाम है उनके ऊपर और इसके अलावा वायलेशन इन रिक्रूटमेंट। ये 3 इल्जामात हैं जिन पर नैब उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। पिछले 12 साल से ये वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। यूसुफ, बिल्कुल शहजाद, ये मामला बिल्कुल ठीक है। नैब के अंदर जो है इन तीनों मामलात को लेकर इंक्वायरी भी जारी है और ये वाइस चांसलर साहब को जब हमने लिया था कल कॉल के ऊपर तो ये एक चीज़ एडमिट कर रहे थे कि मेरी ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है अपने तालीमी कैरियर के अंदर। तो इसमें कोई शक नहीं, तालीमी कैरियर के अंदर ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी होगी, मगर करप्शन के हवाले से और इसके अंदर जो बाकी इन्फ्लुएंस किए गए हैं उन हवाले से भी ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद की भी और ना और पूरे पाकिस्तान की भी, क्योंकि इसके अंदर एक से बढ़कर एक करप्शन का केस जो है छुपा हुआ है। ना सिर्फ नैब के केसेज हैं बल्कि यहाँ पर जितने भी ठेके मौजूद हैं वो भी तमाम जो है इनके भाई जो है वही ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर और बहुत सी जो है खुर्दबुद इन्होंने अपनी मर्जी के साथ चलाई हो, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जो इतना बड़ा इशू हो गया, इतनी हाईलाइट हो गया, वजीर आला ने नोटिस ले लिया, इतने सब मामला होने के बावजूद अगर ये टस से मस अभी तक नहीं हुए तो ये बाकी मामलात में। और आप तफसीलात बता रहे थे, इनके खिलाफ नैब के 3 केसेज हैं, 3 इल्जामात हैं इनके ऊपर, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट यानी कि मालियाती गबन और इसके अलावा वायलेशन इन रिक्रूटमेंट। कल शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला साहब, आपने नोटिस लिया है इस इशू का। आपने कहा था 24 घंटे में रिपोर्ट जो है मैं मांगता हूं, लेकिन 24 घंटे गुजर गए हैं, अब तक
जो कमेटी बनी थी उसने भी समा की टीम से कांटेक्ट नहीं किया है, तो 24 घंटे में रिपोर्ट कैसे होगी? क्या सिर्फ ये बयान आपने मीडिया की हद तक दिया था? क्या राणा सनाउल्लाह साहब जो कह रहे थे कि आप एफआईआर दर्ज करें, हम एक्शन लेंगे, वो सिर्फ मीडिया के लिए बयान था? क्योंकि ऐसा लगता है ये शख्स इतना पावरफुल है कि इसका नाम अगर निकाल दिया जाएगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, वरना एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं, जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कह रहे थे कि कल तक ये मामला हल हो जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों के खिलाफ जो मुलविस हैं, इंसाफ मिलेगा, वो अपनी बात पर कायम रहे और ये मामला कल तक हल हो। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं उनसे हम बात करेंगे, जो कप लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए, चैंपियंस ऑफ चैंपियन बने हैं, उनसे बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जो पाकिस्तान जीतकर पाकिस्तान लाई है, और खिलाड़ियों ने क्या जबरदस्त खेला, और जितना जबरदस्त हमारे खिलाड़ियों ने खेला उतना ही जबरदस्त पाकिस्तान की कौम ने उनका इस्तकबाल भी किया है। चंद खिलाड़ी कराची आए हैं, लाहौर आए, इस्लामाबाद आए, बड़ा जबरदस्त उनको वेलकम किया गया है और वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि शायद प्लेयर्स में ये कॉन्फिडेंस था कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत सकते हैं, लेकिन यहां बैठ के लोग समझ रहे थे कि शायद ये नामुमकिन हो, खासतौर पे जब पाकिस्तान पहला मैच हारा था। लेकिन जो जबरदस्त कामयाबी हासिल की है उसमें दोनों प्लेयर्स थे, तजुर्बेकार प्लेयर भी थे और यंगस्टर्स भी थे। बल्कि एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, 8 टीमों में सिर्फ 3 नए खिलाड़ी थे, 3 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू किया, और वो तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। फहीम अशरफ ने डेब्यू किया, इसके अलावा रोमान रईस ने डेब्यू किया और फखर जमान ने डेब्यू किया। तो तीनों जो नए खिलाड़ी थे जिनको इंडक्ट किया गया टीम में, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। इसके अलावा 7 टीम में से किसी ने ये कोशिश नहीं की कि कोई नए प्लेयर्स को चांस दिया जाए, किसी ने ये रिस्क लेने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान ने रिस्क लिया, उस रिस्क ने पे ऑफ किया, क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आया एक्सपीरियंस्ड और नए खिलाड़ियों के दरमियान। तो हम इसी तरह बात करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और वनडे टीम का हिस्सा अजहर अली इस वक्त मौजूद है, वो बरतानिया में अभी भी। अजहर अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है रोमान रईस, जो कि डेब्यूटांट हैं, एक मैच खेला, सेमीफाइनल खेला और उसमें भी जबरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखाई। अजहर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली को मुबारक हो, आपने जबरदस्त परफॉर्म किया। जो खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं उनको तो जबरदस्त इस्तकबाल मिला है, आप कब आ रहे हैं पाकिस्तान और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हल्ला गुल्ला होगा, जश्न मनाया जाएगा? मैं इंशाल्लाह 24 की रात को, और मतलब 24 और 25 की दरमियानी रात इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच रहा हूँ। और सबसे पहले मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि बहुत जबरदस्त जीत है पाकिस्तान के लिए ये। और जिस तरीके से लोग खुश हो रहे हैं, जिस तरीके से वेलकम किया प्लेयर्स को, आई थिंक ये देख के बहुत खुशी हुई। और जीतने की खुशी तो थी, लेकिन जिस तरह लोग खुश हुए हैं उस खुशी को देख के जो खुशी है हमारी दुबारा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर, जैसे मैंने कहा कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना डेब्यू किया और तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। तो जो सेलेक्टर्स हैं उनको क्रेडिट जाता है, टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में जहां पर हर मैच पाकिस्तान के लिए नॉकआउट था, वहां इन नए खिलाड़ियों को चांस दिया गया। नहीं, सबको क्रेडिट जाता है। आई थिंक सिलेक्शन कमेटी को भी डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। उन्होंने जो सिलेक्शन की, ऑब्वियसली जो नए लड़के लेके आए, उनकी इतनी आई थी कि उन्होंने ऐसे प्लेयर्स सेलेक्ट किए जिनके अंदर टेम्परामेंट मौजूद था इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का। आई थिंक ये बहुत जबरदस्त बात होती है किसी प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स को चूज करना जिनके अंदर टेम्परामेंट मौजूद हो प्रेशर को हैंडल करने का। मेरा नहीं ख्याल किसी भी प्लेयर ने ऐसा शो किया कि वो पहली दफा खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। सबने जो रोल दिया, जो एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली रोमान आपके सामने साथ मौजूद है, जिस तरीके से उस सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में स्ट्रेट अवे डेब्यू किया और आमिर को रिप्लेस कर रहा था, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसने मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और ऑलमोस्ट बड़ा टफ था मेरे ख्याल। ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट के लिए भी उसको फाइनल में बाहर बिठाना, लेकिन ऑब्वियसली आमिर हमारा मेन बॉलर है और फ्रंट लाइन बॉलर है, तो खेला, लेकिन आई थिंक इसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि इसको बाहर बिठाना बड़ा मुश्किल था। आई थिंक फहीम अशरफ को एक मैच मिला, उसने जो उससे डिमांड की गई थोड़ी सेविंग कंडीशन थी, उसमें अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह फखर जमान ओपनिंग में आए, जिस तरीके से इम्पैक्ट किया उन्होंने टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत फायदा दिया। एक्साइटिंग प्लेयर है, एक्साइटिंग स्टार्ट्स दिए उन्होंने। रोमान रईस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रोमान, आपने भी
परफॉर्म किया, डेब्यू किया इस चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता है, कैसा फील कर रहे हैं और कैसा वेलकम मिला है आपको पाकिस्तान जब वापस आए तो? जी, सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तान की आवाम को और वर्ल्ड वाइड जितने भी पाकिस्तान के फैंस हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने डेब्यू किया है बड़े मैच में, अल्लाह ने बहुत इज्जत रखी है मेरी उस मैच में भी, और उसमें भी जीत का अहम किरदार अदा किया है मैंने माशाल्लाह से। और पूरी जो पाकिस्तान टीम जीती है उसका क्रेडिट पूरी टीम मैनेजमेंट को जाता है, इस आवाम को जाता है जिन्होंने हमें बहुत अच्छे सपोर्ट किया। जबकि हम जो पहला मैच हार गए थे उसके बावजूद जिस तरह लोगों ने सपोर्ट किया है कि हम लोगों पर बिलीव रखा है कि हम फाइनल जीत सकते हैं, फाइनल जीतने वाली टीम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसी ही कोशिश की और अल्लाह ने हमें वो सिला दिया कि हम फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। अच्छा, पाकिस्तान में शायद लोग उम्मीद हार गए थे पहले मैच के बाद कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना करे। आप लोगों को यकीन था, 15 खिलाड़ी जो फील्ड पे उतरते थे, जो मैनेजमेंट थी, उनको यकीन था कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है? जब पहला मैच हम हारे हैं तो उस वक्त तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो उस वक्त का सिनेरियो तो मुझे इतना नहीं पता। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम जीते हैं पहला मैच अपना, तो उसके बाद जो लड़कों की चेहरों पे खुशियाँ थी और जो टीम मीटिंग्स में हमारी बात होती थी कि यार बस अब जीत के नहीं खेलना और हम जीत सकते हैं, हमारी टीम कैपेबल है कि हम फाइनल जीत सकते हैं और हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसी टीम थी जो इस वक्त ICC रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और उसको हमने 1 साइडेड मैच हरा दिया था। तो उसके बाद हमारी होप्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हमारा जज्बा भी बढ़ गया था। तो इसी तरह फिर हमने थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट खेला जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी नसीब हुई। अच्छा, आपने अपना डेब्यू किया सेमीफाइनल में, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आपको डेब्यू करना पड़ा। इंग्लैंड के साथ मैच था, टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम, और आप रिप्लेस कर रहे थे मोहम्मद आमिर को, और कुछ ही देर पहले पता चला था मैच से कि मोहम्मद आमिर अनफिट है। तो कैसे आपने अपना आपको इतना जल्दी मेंटली प्रिपेयर किया उस बड़े मैच के लिए? जी बिल्कुल, बड़ा मैच था पाकिस्तान टीम के लिए भी और स्पेशली मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा डेब्यू मैच था सेमीफाइनल। और मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला था, जब आमिर का मुझे पता चला कि उसकी कमर में थोड़ी तकलीफ है, वो इस मैच में नहीं खेल सकता है। तो उसके बाद जब वो नहीं खेले तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी मुझे दी, पूरी टीम ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इस तरह कैपेबल हूँ कि मैं इस मैच के प्रेशर को हैंडल कर सकता हूँ। और मेरा फोकस ये था, क्योंकि मेरी बातें चल रही थी खेलने ना खेलने की, तो मैं अपने सीनियर्स प्लेयर से लाइक वसीम अकरम वगैरह से बात करके गया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर टूर्नामेंट में जब भी मौका मिले तो तुमने सिर्फ पॉजिटिव माइंड के साथ बॉलिंग करनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना। और और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि PSL जो क्रिकेट हमारी हो रही है उसकी वजह से जो हम यंग टैलेंट है जितना भी, उसको हमें अब इंटरनेशनल लेवल का जो प्रेशर है वो हमें हैंडल करना आ गया है कहीं हद तक, और हमने वो प्रूफ भी किया है। जैसे मैंने प्रूफ किया कि सेमीफाइनल जितना बड़ा मैच, ICC का बिग इवेंट, और उसके साथ साथ बड़ी अच्छी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अहम मूवमेंट था वो कि अगर हम जीतते तो सेमीफाइनल खेलते। तो बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस, कोई प्रेशर नहीं फील किया, फोकस हो गया अपनी बॉलिंग की सिर्फ लाइन और लेंथ पे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी है बहुत ज़्यादा। अजहर से हमारा राब्ता फिर हो गया। अजहर अली, आपकी कारकर्दगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी थी, लेकिन खास तौर पे फाइनल में आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि लग रहा था फखर जमान उस बड़े मैच में थोड़ा सा नर्वस नजर आए थे शुरू में, लेकिन आपने वहां पे तेज खेलना शुरू किया, आपने हिटिंग शुरू की और साथ साथ आपने एतमाद भी दिया फखर जमान को। तो क्या उस वक्त जब आप पिच पे थे, क्या डिस्कशन हो रही थी फखर के साथ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरीके से मैं कम बैक कर रहा था ICC चैंपियंस ट्रॉफी में, बड़ा इवेंट था, तो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म हुआ, अच्छी कारकर्दगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और फाइनल की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली इंडियंस ने प्लान किया हुआ था फखर के अगेंस्ट और डिफरेंट फील्ड सेट की हुई थी कंपेयर टू अदर टीम्स। तो जाहिर बात है बैट्समैन के लिए समटाइम कोई हर मैच में तो नहीं बंदा फ्लुएंटली खेलता, तो मैंने उसको ये समझाया कि उन्होंने प्लान किया थोड़ा सा, तो तुम थोड़ी देर टाइम ले लो क्योंकि बड़ा मैच है। अगर हम पिच भी अच्छा है तो अगर तुम टाइम ले भी लोगे तो तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी है, किसी टाइम भी तुम जो है वो कवर कर लोगे, 2-4 बाउंड्रियां तुम मार लोगे और किसी भी बॉलर को तुम यहाँ पे जो है ना इस तरह के पिच पे डिमोलिश कर सकते हो। तो आई थिंक उसने बड़ी जबरदस्त तरीके से टेम्परामेंट फिर बाद में शो किया, थोड़ा सा जो है वो काउंटर किया, थोड़ी देर टाइम लिया उसने। और उस टाइम में मैंने ये सोचा कि शायद थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे रन रेट को थोड़ा सा बढ़ा के रखूं तो उतनी देर तक फखर जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ों से हमांग हो जाएगा, और ऑब्वियसली अगर उसके 2-4 स्ट्रोक लग गए, 2-3 स्ट्रोक लग गए तो वो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त, हम आपस में जब भी बात करते थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही बात करते थे कि रन आने चाहिए, पार्टनरशिप डेवलप होनी चाहिए और एक अच्छा स्टार्ट टीम को मिलना चाहिए। तो हम इसी तरह ही बात कर रहे थे उस फाइनल में भी
कि हमने यहाँ इस तरह के पिच पे अगर स्टार्ट अच्छा दे दिया तो ये हमसे 300 रन हमारे नहीं रोक सकते। तो आई थिंक कि बहुत जबरदस्त तरीके से वो भी खेला और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पार्टनरशिप लगी और फिर बहुत मुश्किल था इस तरह वो रन आउट करवाने का गुस्सा तो नहीं आया आपको ज्यादा? और अगर थोड़ा बहुत आया भी होगा तो वो शानदार सेंचुरी के बाद मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा। नहीं बिल्कुल, ऑब्वियसली देखिए टीम कम्स फर्स्ट और मेरी यही दुआ थी कि अगर मैं आउट हो भी गया हूँ तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है और मुझे खुद ऐसे लग रहा था कि मेरे बड़ा अच्छा टाइम हो रहा था, बॉल बहुत अच्छा मैं सेट हुआ था कि मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि आज मैं सेंचुरी करूं और टीम को एक बहुत बड़ा टोटल करके दूं। लेकिन जब मैं आउट होके जा रहा था गुस्सा आया थोड़ी देर, लेकिन फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि अगर ये फखर जो है वो बड़े रन कर जाता है और टीम जीत जाती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। और इसी तरह ड्रेसिंग रूम में आया तो फखर ने आई थिंक बिटवीन 3-4 ओवर्स एकदम से इसका फ्रॉम 50 टू इवेंट टू 90। तो आई थिंक फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने जो है टेकअप किया, एक और पार्टनरशिप लगी और हम कंफर्टेबल रहे, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद सेंचुरी की उसने। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एम ये होता है कि अगर जो टीम को स्टार्ट मिला है तो अब जो है ना हम बड़ा टोटल करें और फखर ने उसको स्टार्ट मिला और कॉम्बिनेशंस बड़े जबरदस्त बन गए थे पहले मैच के बाद अजहर, क्योंकि हमने देखा बॉलिंग पार्टनरशिप आमिर और जुनैद की वो भी जबरदस्त हो गई और पहले मैच के बाद आपकी और फखर की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो भी जबरदस्त हो गई। मेरे ख्याल से ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बॉलिंग पार्टनरशिप और जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी पाकिस्तान की। नहीं बिल्कुल, देखें अगर किसी भी टीम को देखें तो किसी भी मैच आप स्टार्ट करने से पहले ना आप टोन सेट करते हैं, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे वो बॉलिंग से हो। मेरे ख्याल में दोनों इनिंग्स में टोन सेट होना बहुत जरूरी है। चाहे आप नया बॉल कर रहे हैं, दोनों पार्टनरशिप जुनैद और आमिर नया बॉल करते थे, इस तरह हम ओपन करते थे, तो जब अच्छी टोन सेट हो जाती है तो फिर पूरी टीम उसको फॉलो करती है और मेरे ख्याल में यही हमारी की रही है थ्रू आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त रुमान रईस भी। रुमान, आपकी वेरिएशंस की बड़ी तारीफ की जा रही है, इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं आपको और किसने कोच किया आपको इस पर? जी ये जो मेरी वेरिएशन है T20 और वनडे क्रिकेट में, मैं टेप बॉल का क्रिकेटर था बेसिकली पहले बहुत, जब मैं अच्छे लेवल पे नहीं खेला था तो उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली है। उसके बाद जब मैं क्रिकेट में आया हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो मैंने बड़ी प्रैक्टिस की अपनी वेरिएशन के ऊपर। और पहले सिर्फ मेरे पास एक वेपन था कि मैं ऑफ कटर करता था, लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करके बैक ऑफ दी हैंड भी सीखी है। उसके बाद मैंने स्लो बाउंसर भी सीखा और काफ़ी सारी वेरिएशन भी लाया और अपने स्विंग पे बहुत काम किया वसीम अकरम के साथ PSL में। तो अल्लाह का शुक्र है कि उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करता हूं कि इंशाल्लाह ताला इसी तरह सीखता रहूं, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रखना चाहिए। अच्छा, और एक हसन अजली का हमने स्टाइल देखा है कि बड़ा मुनफरिद सा है, बड़ा वो जज्बे और जोश के साथ करते हैं, पता नहीं जनरेटर स्टार्ट करते हैं, ये बात की जा रही थी हमेशा। लेकिन आपका एक बड़ा मुनफरिद स्टाइल है, आपका बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टाइल है। आप चुप करके खामोश खड़े हो जाते हैं और घूरते हैं बैट्समैन को। जी रही बात अगर हसन अली के सेलिब्रेशन स्टाइल की, तो वो उसका एक ऐसा सेलिब्रेशन स्टाइल है जिससे पूरी टीम उठ जाती है कि जितना जोश उसकी सेलिब्रेशन में नज़र आता है वो डिज़र्व करता था। कि मतलब जिस तरह उसने परफॉर्मेंस की है हसन अली ने, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, कि इतनी कम उम्र में जिस तरह उसने बेस्ट बॉलर बना, वो टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है और पाकिस्तान को जीत के लिए उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। और रही बात मेरी सेलिब्रेशन का, तो मेरी सेलिब्रेशन मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से कि मैं बड़ा थोड़ा ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, कूल एंड काम रहता हूँ और बड़ा डाउन टू अर्थ टाइप हूँ। तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि यार जब भी आउट करूँगा तो बड़ा रिलैक्स होकर उसको एंजॉय करके करूँगा और इसीलिए मैं बड़ा अपनी सेलिब्रेशन का भी नाम मैंने कूल एंड काम ही रखा हुआ है। तो इसलिए मैं सिर्फ कूल एंड काम सेलिब्रेशन करता हूँ। आप तो एंजॉय करते हैं कूल एंड काम रिएक्शन, लेकिन बैट्समैन ज्यादा एंजॉय नहीं करते, इसकी क्या वजह है? सर ये तो आप बैट्समैन को सवाल कीजिएगा कि वो क्यों खफा हो जाते हैं, जबकि मैं तो कोई एग्रेशन भी शो नहीं करता, कोई अब्यूज़ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी बैट्समैन खफा हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं है कि क्यों हो जाते हैं। मैं तो जबकि सिर्फ रिस्पेक्ट है कि यार चलो क्रिकेट है, बैट्समैन है, अगर आप एक बॉल पे आउट करते हैं तो अगली बॉल पे आपको हिट भी लग सकती है। तो मैं तो उस डर की वजह से जो है सिर्फ सुकून से अपनी सेलिब्रेशन करता हूँ कि किसी को बुरी न लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रोमान, आपने ज्वाइन किया। अजहर अली साहब, आपने हमें बरतानिया से ज्वाइन किया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम बात करेंगे GIT कल अपनी तीसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने जा रही है। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। GIT की तरफ से कल तीसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। 45 दिन कल मुकम्मल हो जाएंगे और आखिरी
15 दिन का काउंटडाउन जीआईटी के लिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया था जीआईटी की जो तफ्तीश है उसको 60 दिन में मुकम्मल करना है। अब मामला यह है कि जीआईटी के एतराजात हैं कि हुकूमती इदारे उनको काम नहीं करने दे रहे, रुकावटें पेश कर रहे हैं, रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से हुसैन नवाज के एतराजात हैं जीआईटी को लेकर और उनमें से ज्यादातर एतराजात को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में बाकायदा जजेस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए थे कि एक सोची समझी कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें हुकूमत मुलव्वस है, और कल जजेस के रिमार्क सामने आए कि हुकूमत अखबारात में अपनी मर्जी के आर्टिकल भी शाया करवा रही है। ऐसे इस माहौल में जीआईटी की जो रिपोर्ट होगी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको मेजॉरिटी कबूल करेगी, क्या दोनों पार्टीज उसको एक्सेप्ट करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुबश्शिर जैदी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुबश्शिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत धूल उड़ चुकी है जीआईटी के इर्द गिर्द, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये ऑपोजिशन का ख्याल है। शरीफ फैमिली का ये कहना है कि जीआईटी बायस्ड है, उनकी तरफ से बड़े सख्त रिमार्क सुनने में आए हैं। जजेस ने यह कहा है कि बाकायदा ऐसा लगता है कि हुकूमत की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है जीआईटी को मुतनाज़ा बनाने के लिए। क्या देख रहे हैं इस माहौल में, क्या जो फैसला होगा, जो रिपोर्ट होगी जीआईटी की, उसको कबूल किया जाएगा? देखिए शहजाद, एक तो पहली बात यह है कि जेआईटी का अब वो क्रूशल टाइम शुरू हो रहा है, आखिरी 15 रोज़, जिसमें उन्होंने तहकीकात भी करनी है। अभी तक जो इंडिकेशंस थी वो ये रही कि इनिशियली उन्होंने 2-3 लोगों को इंटरव्यू किया और शायद उन पर दबाव डाला कि वो सुल्तानी गवाह बन जाएं। वो दे वांटेड टू टेक एन ईजी रूट, हालांकि तहकीकात का मतलब यही था कि इनिशियली ही उनको कतर और जहाँ जहाँ जाना था यूके वो हो आते। मगर हमने देखा कि जो एक इनहेरेंट मिसट्रस्ट था वो हमें वाज़े नज़र आया। जब ये जेआईटी बनी थी तभी सबका ख्याल था कि हुकूमत मौका नहीं देगी इस जेआईटी को उस तरह काम करने का कि जिस तरह कोई जेआईटी आज़ादाना माहौल में कर सकती है। और ज़ाहिर है हुकूमत भी यही चाहेगी कि जितने ज़्यादा रोड़े अटकाए जा सकें जेआईटी के राह में वो अटकाएँ, और वो उन्होंने किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खासी उनकी जो है क्लास भी ली गई। मगर लास्ट हेयरिंग के ऊपर आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को भी ये कहा कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हों, आप अपना काम करें, और साथ ही ये भी कहा कि मज़ीद वक्त भी नहीं देंगे, तो ये क्रूशल टाइम है। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब रहमान मलिक जो हैं वो इस कमेटी के सामने पेश होंगे, दैट विल बी ऑन फ्राइडे, वो क्योंकि वाहिद शख्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की हुई है 90s में, जब वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA थे, और वो वहाँ गए, उन्होंने रिपोर्ट भी जो है वो बनाई थी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई। और मेरा पहले दिन से ये कहना है कि रहमान मलिक से अगर पूछा जाए कि इस सारे सूरत हाल में उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है तो वो खासा कुछ दे सकते हैं। बहरहाल अब इट्स नेवर टू लेट, वो जब परसों आएंगे और अपनी टेस्टिमनी देंगे तो आई एम होपिंग कि वो सच सच बताएंगे कि जो उन्होंने तहकीकात की, और ये सारा मुद्दा कि ये फ्लैट्स जो है वो शरीफ के तसर्रुफ में तो थे मगर उनकी मिल्कियत में नहीं थे, ये मामला परसों खासी हद तक खुल जाएगा, क्योंकि रहमान मलिक ने इस बात की तहकीकात की थी। रहमान मलिक साहब का ये स्टेटमेंट आया है, खबरें भी छपी थी कि ये फ्लैट्स जो हैं ये बाकायदा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई है उसके बाद खरीदे गए हैं। आज रहमान मलिक साहब का ये स्टेटमेंट आया है कि वो इस रिपोर्ट पर कायम है, और जो उनके खिलाफ बातें हो रही है कि शायद वो अपना मौकिफ बदल देंगे, ऐसा नहीं होना जा रहा। इनफैक्ट कल मेरी भी उनसे मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे, मैंने उनसे ये पूछा कि आपके बारे में बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि आई स्टैंड बाय द रिपोर्ट, और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन में मैंने हासिल किया था वही बात मैं जाके कहूंगा। तो वो अपने मौकिफ से फिरने वाले नहीं, लेकिन आपका ये कहना दुरुस्त है कि उनकी गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इशू ये है जैदी साहब इस वक्त कि अगर फैसला शरीफ फैमिली के खिलाफ आता है, ये रिपोर्ट शरीफ फैमिली के खिलाफ होती है, वो तो कहेंगे पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जेआईटी बायस्ड है। अगर उनके हक में आता है तो जो ऑपोजिशन है वो ये कहेगी कि जेआईटी को दबाव में लाने की कोशिश कामयाब हो गई। मतलब जेआईटी तो दोनों तरफ से फंस चुकी है। जी बिल्कुल फंसी है, और मेरे ख्याल में कुछ हम अपने प्रोग्राम में भी ये बात की है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो जेआईटी ने भी कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे वो कंट्रोवर्शियल हुए, मसलन जैसे हुसैन नवाज़ की तस्वीर लीक करना, वो उसके अलावा जो है दूसरे ये टॉक शोज़ की जो उन्होंने मॉनिटरिंग की है, और जो मीडिया के ऊपर जिस पर कोर्ट ने फिर उन्हें कहा कि आप डिस्ट्रैक्ट मत हों, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। लेकिन मेरे ख्याल में 45 दिन गुजर चुके हैं, 15 दिन रह गए हैं। अब देखना यह है कि जेआईटी
उन तहकीकात जो उन्हें शायद पहले दिन से करनी चाहिए थी वो इस 15 दिन में कर पाएंगे कि नहीं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि JIT विल बैंक ऑन रहमान मलिक्स रिपोर्ट, और वो अगर बहुत तहकीकात में वो ये भी कहेंगे कि जो स्टेटमेंट्स खासी तो हमारे सामने आई गई हैं, चाहे वो हुसैन नवाज़ की हो, चाहे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की हो, लेकिन वो रहमान मलिक के बयान को लेकर के एक कोशिश ज़रूर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने की कि हमने तहकीकात की हैं। अब कतर से उनका राब्ता क्या होता है, वहाँ से कोई टेस्टिमनी कतरी शहजादे की रिकॉर्ड हो पाती है या नहीं, ये चीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन टाइम इज़ रनिंग आउट फॉर JIT, दे नीड टू रियलाइज़ इट, और उन्होंने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है। और जैसे उनका इल्ज़ाम है और हुकूमत का ये कहना है कि नहीं हम कोई रोड़े नहीं अटका रहे, ऐसा नहीं है। रोड़े बाकायदा तौर पर अटकाए गए हैं, और JIT, क्योंकि देखिए JIT जो भी कर ले हुकूमत, तो अगर ज़ैदी साहब ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है, अभी तो अटॉर्नी जनरल को कहा है कि ईद के बाद आप अपना जवाब जमा करवाएं, FIA को कहा है कि आप देखें SCCP का रिकॉर्ड टेम्पर हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये रोड़े अटकाए गए हैं या टेम्पर किया गया रिकॉर्ड का, तो ये तो सीधा सीधा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस होगा, और इसमें तो फिर केस बिगड़ जाएगा शरीफ फैमिली के लिए। देखिए केस यही तो देखें, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस होगा या नहीं होगा, या कोर्ट जो भी करेगी, लेकिन JIT की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। द क्लॉक इज टिकिंग फॉर JIT। उनको ये सोचना है कि अगले 15 दिन में उनको कोई कंक्रीट चीज़ सामने लेके आनी है शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, वरना सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो JIT की रिपोर्ट जो अगर इनकन्क्लूसिव हुई तो उसके बिना पर उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि आया शरीफ के खिलाफ कोई केस बनता है या नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कह रहे हैं कि 15 दिन में और वही स्टेटमेंट्स के ऊपर वो रहे और कुछ नया नहीं दे सके, तो आई डोंट थिंक सो कि JIT कैन मेक एन इम्पैक्ट। वो अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहेंगे दोबारा कि हमारी राह में रोड़े अटकाए गए, हमें काम नहीं करने दिया गया, लेकिन ये चीज़ तो वो अपनी अमल दरामद रिपोर्ट्स में बारहा कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने खुद फरमाया, उन्होंने जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि 15 दिन में JIT ने अपना काम मुकम्मल करना है और एक कंक्रीट होने वाली JIT ने 15 दिन में अपना काम मुकम्मल करना है और इनकंक्लूसिव नहीं, एक कंक्रीट रिपोर्ट देनी है कि उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया शरीफ फैमिली के खिलाफ। मामला ये है या शरीफ फैमिली ने आके कुछ नया देना है जो कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सके? शरीफ फैमिली ने आके बताना है कि हमारे ये कागजात हैं नीलसन और नेस्कॉल के, ये हमारे अपार्टमेंट्स थे, हमने इस वक्त खरीदे थे, वो टाइमलाइन के साथ बता दें। ये बताने का काम तो शरीफ फैमिली का है। अगर वो एस्टैब्लिश नहीं कर सके तो टाइम इज टिकिंग फॉर द शरीफ फैमिली और फॉर JIT। नहीं, देखिए शरीफ फैमिली के लिए जो मुश्किलात वो वापस जाके अदालत उज़्मा में होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन JIT जिस मकसद के लिए बनी थी कि उसने तहकीकात करनी है, अगर वो इनकन्क्लूसिव रही अपनी तहकीकात में और कोई कंक्रीट चीज़ नहीं दे सकी, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला किस बिना पे करेगी? उसी तहकीकाती रिपोर्ट के ऊपर करेगी जो JIT जमा कराएगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई मज़ीद तहकीकात नहीं करवा सकती। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है, अगर ये तहकीकात इनकन्क्लूसिव रह जाती हैं तो शरीफ गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा, और यही वो चाहते थे। तो JIT के पास इसीलिए 15 दिन हैं जितना सही वो फोकस होकर के काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उन्हें करना चाहिए, वरना JIT के ऊपर भी लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा और साथ ही साथ हुकूमत भी जजेस के इन रिमार्क्स को ज़ैदी साहब आप कितनी अहमियत देते हैं जब वो कहते हैं कि एक कैंपेन चलाई जा रही है JIT के खिलाफ हुकूमत की जानिब से, हुकूमत अखबारात में जो है वो अपनी मर्जी के आर्टिकल शाया करवा रही है? ये कितने अहम रिमार्क्स होंगे इस केस को लेकर? देखिए, उसमें हमेशा से ये कोई नई बात नहीं है, हमारे मीडिया में होता आया है कि कोई ना कोई इदारा किसी बिहस पे, वो चाहे फ़ौज हो चाहे हुकूमत हो, वो कोई ना कोई स्टोरीज प्लांट करवाती हैं। उसकी अहमियत, उसको साबित करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी स्लाइटली हेजिटेंट है नाम लेकर के ये कहने पे कि जनाब ये स्टोरी ऐसी है, ये स्टोरी ऐसी है, ये स्टोरी। या तो आइडेंटिफाई कर लें आप, और उसको फिर आप प्रूव कैसे करेंगे कि जिस सहाफ़ी ने वो ख़बर लिखी है वो हुकूमत ने प्लांट कराई है? ये बहुत ही एक लंबा नया जो है हमारी टाइम टेकिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, जो कि हुकूमत चाहती है कि किसी तरह खिंच के पहले सेनेट इलेक्शंस तक और बाद में इलेक्शंस तक ये बात चली जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट विल अल्टीमेटली विन इन दिस होल सिनेरियो। वो डैमेज हो जाएगी, मॉरली हो जाएगी, जो भी हो जाएगा, लेकिन वो घिसट के
कम से कम उस मकाम तक पहुंच जाएगी अगर जेआईटी की फाइंडिंग कंक्लूसिव नहीं होती, जिस पे कल ही खासी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। कल दोबारा जेआईटी अमल दरामद की आखिरी अमल दरामद की रिपोर्ट होगी, उसके बाद आखिर के 15 दिन होंगे, तो उस वो भी बहुत डिटर्मिन करेगी ये एतराज कि आया जेआईटी किसी रुख पे जा भी रही है या इधर उधर टामक टोइयां मार रही है। हुकूमती अरकान का ये एतराज़ के जो हुसैन नवाज के एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं, जो जेआईटी के एतराज़ात हैं उस पर मजीद तहकीकात का हुक्म दे दिया जाता है, चाहे वो FIA को दिया जाए या अटॉर्नी जनरल को कहा जाए। आपके ख्याल में कुछ जान है इन शिकवे और शिकायत में? देखिए, मेरे ख्याल में एक जान तो है हुकूमत के इस खाली नुक्ते पे कि जो टेक्निकल मीन से जेआईटी ने वज़ीर आज़म हाउस और दूसरी जगह से जो मालूमात हासिल की वो भी इंटेलिजेंस के थ्रू थी। अब वो क्या फ़ौजी इंटेलिजेंस के थ्रू थी या किसी और के तरह, उसी तरह हुकूमत ने भी IB को यूज़ किया। तो ये नहीं हो सकता कि एक फ़ोन टैपिंग हराम हो जाए और एक फ़ोन टैपिंग हलाल हो जाए। तो या तो आपको पैरामीटर सबके लिए एक जैसे रखने पड़ेंगे। फ़ोन टैपिंग मेरे लिए, अगर कोई मेरी इजाज़त के बगैर मेरी फ़ोन टैप करता है या वज़ीर आज़म के करता है या जेआईटी के करता है, इट शुड बी इक्वली कंसिडर्ड एज अ क्राइम। तो अदालत को कम अज़ कम इस मामले पे मुझे लगता है कि सबको एक ही लेवल के ऊपर देखना चाहिए, वरना फिर हुकूमत को एक मौका मिलेगा, वो फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो फिर कहेंगे कि जनाब जैसे आपने खुद कहा, वो कह रहे हैं कि जी हुसैन नवाज़ की बात तो रिजेक्ट हो गई लेकिन जेआईटी की बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कुछ हद तक इस बात में जान है कि जेआईटी की अब वो लीक हो गई तस्वीर हुसैन नवाज़ की, उन्होंने कहा जी हमने उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी। वो ठीक है, बस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुबश्शिर ज़ैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। आज जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ऐसा नहीं लगता ये एहतसाब हो रहा है, ऐसा लगता है कि इंतकाम की तरफ जो है वो मामला जा रहा है। ये जावेद हाशमी साहब के आज कमेंट्स थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।